नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। देश हो, राज्य हो या फिर पंचायत हो, भारत में इस तरह 3 स्तर पर अलग अलग चुनाव होते हैं। हर चुनाव की अपनी अपनी अहमियत होती है। तीनों चुनाव में अलग अलग मकसद के लिए तय निर्वाचन क्षेत्र के मुताबिक जनप्रतिनिधि का चयन किया जाता है। लेकिन एक बात इन तीनों में कॉमन है, वो है वोटर लिस्ट। अब उसी के आधार पर चुनाव होता है। वोटर लिस्ट पे किसका नाम है वो वोट डालता है। वोटर लिस्ट में दर्ज नागरिक ही अपने अपने इलाके में अपना अपना वोट कैस्ट करता है, यानी कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। लेकिन विपक्ष के मुताबिक आज की तारीख में यह वोटर लिस्ट ही संदेह के घेरे में है, शक के घेरे में है। इस बीच बिहार में पिछले 1 महीने तक चले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का पहला रिजल्ट आउट हो गया। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। सवाल यह है कि बिहार में कितने मतदाताओं का नाम कट गया है, आपको बताएंगे। जिस सीमांचल को लेकर पूरी प्रक्रिया के दौरान हाय तौबा मची थी, उन जिलों में कितने लोगों के नाम कटे हैं और चुनाव आयोग के इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने के बाद विपक्ष का अगला कदम क्या होगा। दूसरी स्टोरी का रुख करेंगे, दूसरी कवर स्टोरी। दूसरी स्टोरी वोटर लिस्ट में धांधली के विपक्ष के आरोपों से जुड़ी है। कर्नाटक के वोटर लिस्ट की जांच में राहुल गांधी को बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा मिला, ये वो कह रहे हैं। यह हम आपको बताएंगे कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा मिला है। राहुल को ऐसा क्या पुख्ता सबूत मिला है जिससे वो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, और राहुल के इस नए खुलासे का बिहार के एसआईआर पर क्या असर पड़ने वाला है। आज इसकी पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। तीसरी कवर स्टोरी भी आपके लिए लेकर आए हैं। तीसरी स्टोरी भी चुनाव से जुड़ी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को लेकर बीजेपी किस तरह पसोपेश में है, बताएंगे। और क्या विपक्ष अपना साझा उम्मीदवार उतारेगा? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से जारी बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण का आज पहला रिजल्ट आ गया, यानी कि यूं कहें कि एसआईआर का पहला रिजल्ट आ गया। चुनाव आयोग ने एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया खत्म करने के बाद आज संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया। मान्यता प्राप्त जितने राजनीतिक दल हैं उनको ड्राफ्ट की कॉपी सौंप दी गई। इस प्रारूप मतदाता सूची के मुताबिक, प्रारूप इसलिए क्योंकि यह ड्राफ्ट है, अभी इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। किसी को ऑब्जेक्शन है वो उसमें रेज कर सकता है अपना ऑब्जेक्शन, और फिर उसके बाद वो नाम फाइनल वोटर लिस्ट में तब्दील होगा, इसलिए यह है प्रारूप। तो बिहार में 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। बड़ी खबर यह है कि बिहार में 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग के ड्राफ्ट लिस्ट में 24 जून 2025 तक बिहार में कुल 7,89,69,844 वोटर थे। लेकिन प्रारूप लिस्ट में जो अब आई है ड्राफ्ट, अब 7,24,05,756 नाम ही रखे गए हैं। इसके मुताबिक कुल 65,64,075 नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। लिस्ट के मुताबिक इनमें से 22,34,501 वोटर वो हैं जो कि मृत पाए गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं 36,28,210 वोटर ऐसे हैं जो स्थायी स्थानांतरण कर चुके हैं, परमानेंट पलायन कर चुके हैं या फिर अनुपस्थित मिले। जबकि 7,01,364 वोट ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, ऑलरेडी इसमें एनरोल्ड बताए जाते हैं। यह है फर्स्ट प्रारूप। तो आज जारी किए गए प्रारूप मतदाता सूची के मुताबिक कई जिलों से हैं।
जहां जहां 3-3 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं, सबसे पहले आपको वो टॉप 5 जिले बताते हैं जहां 3 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। सबसे ज्यादा पहला नाम आता है पटना का, राजधानी पटना का। पटना में 24 जून 2025 तक 50,47,194 वोटर थे, लेकिन प्रारूप लिस्ट में 46,51,694 रह गए टिल डेट, आज इस लिस्ट आने के बाद। यानी कि इस लिहाज से 3,95,500 वोट कट गए। दूसरा नंबर आता है मधुबनी का। पहले 33,76,790 वोटर थे। लेटेस्ट आंकड़ा आया 30,24,245, तो 3,52,545 डिफरेंस, ये नाम कट गए। तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण, यहां पहले 36,89,848 वोटर थे, अब जो है 33,73,055 वोटर हैं, यानी कि 3,16,793 नाम कट गए। और फिर नंबर आता है गोपालगंज का। गोपालगंज में पहले 20,55,845 वोटर थे, अब 17,45,482 रह गए हैं, यानी कि 3,10,363 कट गए हैं। और समस्तीपुर में यह आंकड़ा भी देखिए, पहले थे 31,45,370 और अब लेटेस्ट आंकड़ा है 28,61,415, यानी कि 2,83,955 नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। तो ये तो टॉप 5 जिले रहे जहां 3 लाख से ज्यादा वोटर कटे हैं। उन जिलों के आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी है जिनको लेकर जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है, जब से एसआईआर की अनाउंसमेंट हुई है, तब से सियासी हाई तौबा मची थी। यानी कि सीमांचल का इलाका, वो भी आपके सामने है, लेकर के हम आए हैं। सबसे पहले अररिया, 20,82,486 नाम थे। ड्राफ्ट लिस्ट आती है, नाम रह जाते हैं 19,24,414, 1,58,072 नाम कटे हैं। किशनगंज 12,31,910 वोटर थे, और जो नया ड्राफ्ट आया उसके मुताबिक 10,86,242 जो है, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, तो 1,45,668 का नाम कट गया। फिर पूर्णिया 22,68,431 वोटर थे। ड्राफ्ट में 19,94,511 लिस्ट में है, तो कुल मिलाकर के 2,73,920 नाम कट गए। कटिहार 22,29,063 थे, 20,44,809 लिस्ट में आए, तो कुल मिलाकर 1,84,254 नाम कट गए। वहीं सुपौल कुल वोटर थे 16,40,664, और अब इस लिस्ट के बाद, प्रारूप लिस्ट के बाद 15,12,457 वोटर बचे, यानी कि कुल 1,28,207 वोटर्स के नाम कट गए। अब इस पर विपक्षी दल आगे क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा सिर फुटबॉल, बहुत ज्यादा उहापोह हुई। अब देखना ये दिलचस्प हुआ आगे क्या होता है। लेकिन कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया के खिलाफ मानो मुहिम छेड़े हुए हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा वो लगातार उठाते रहे हैं। राहुल गांधी अब कर्नाटक सामने लेकर के आए हैं। राहुल ये कह रहे हैं कर्नाटक के वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी हुई है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पुख्ता सबूत होने का भी दावा किया। राहुल की माने तो उन्होंने कर्नाटक में वोटर लिस्ट की जांच की है, खुलासा करेंगे, एटम बम फोड़ेंगे। सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें
मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है, वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। कर्नाटक शुरुआत करेंगे सर इस बात की, कर्नाटक को लेकर भी कर्नाटक में होगा। तो बेहद आक्रामक और बेहद कड़े तेवर में नजर आए राहुल गांधी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी कर्नाटक में क्या करने वाले हैं। दूसरा सवाल सबसे बड़ा है कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट की जांच में राहुल को ऐसा क्या मिला है जिसे वो एटम बम कह रहे हैं। तीसरा यह कि वोटर लिस्ट में किस धांधली को उजागर करने वाले हैं राहुल। और चौथा, राहुल के पास कौन सा एटम बम है जिसे फोड़ने के बाद इलेक्शन कमीशन दिखेगा नहीं, बचेगा नहीं। वहीं कर्नाटक वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का राहुल के पास क्या सबूत है, वो ये कह रहे हैं 5 तारीख को हम इसका खुलासा करेंगे। इन सभी सवालों का खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। आपको बस अगले 10 मिनट तक हमारे साथ बने रहना है। आपको कर्नाटक वोटर लिस्ट से गड़बड़ी से जुड़े राहुल गांधी के पास मौजूद उन सबूतों का खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके आरोपों पर सत्ताधारी बीजेपी का क्या पलटवार रहा जब राहुल ने बातें कही, पहले वो सुनिए। गांधी की सारी खुंदक इसीलिए है उनको वोट नहीं मिलता, तो हम क्या करें। देश हार गए तीसरी बार, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, अब बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, तो इसका हम क्या करें। ये मुझे बताइए कि जब वो जीते आंध्र प्रदेश पर तो चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट ठीक था, जब जीते हिमाचल प्रदेश तो ठीक था। ये क्या मजाक करते हैं। जनता को क्यों इस तरह से धोखे में रखने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, पहले अपने अंदर देखो कि जनता आपको वोट क्यों नहीं देती है, ये समझना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर जिस महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली हारने का आरोप लगा रही है, उस पर भी राहुल गांधी हमेशा से मुकर रहे हैं। इसके खिलाफ राहुल गांधी कई बार मोर्चा खोल चुके हैं, यहां तक कि लोकसभा में भी यह मुद्दा वो उठा चुके हैं। सुनिए। महाराष्ट्र में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में। लोकसभा चुनाव के बाद एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। वी आर सेइंग टू द इलेक्शन कमीशन, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand,
The new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. चुनाव आयोग और वोटिंग प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अब संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देना बंद करें। अब वो खुले में धमकी दे रहे हैं, जो लोकतंत्र को कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश है। यह बहुत खतरनाक और व्यवहार और दृष्टिकोण है। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है। बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक कर रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अब की बार अपनी बात साबित करने के लिए उस राज्य को चुना जहां मौजूदा वक्त में उनकी खुद की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटक, जहां 2023 में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी की सरकार को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की थी। 224 टोटल सीट। विधानसभा में अकेले कांग्रेस ने अपने दम पर 135 सीटें हासिल की थी। अब इसके बाद सिद्धरमैया प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट हेराफेरी के अपने आरोपों को साबित करने के लिए कर्नाटक के ही एक निर्वाचन क्षेत्र को अपना टेस्टिंग ग्राउंड बनाया है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड, हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। अब राहुल गांधी को कर्नाटक के उस निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में जांच में क्या मिला है, इसका खुलासा तो राहुल गांधी करने वाले हैं 5 अगस्त को बेंगलुरु में। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से हमें कुछ जानकारियां मिली हैं, जिसका खुलासा राहुल गांधी करने वाले हैं। वो ये हैं जो जानकारियां हमें मिली हैं कि बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट की जांच की गई। विशेष समुदाय के वोटर्स के नाम चुनिंदा रूप से हटा दिए गए थे। हजारों नए मतदाता जुड़ गए, जिनकी उम्र 45, 50, 60 और 65 साल थी। राहुल की टीम को अभी एक सीट की जांच में यह गड़बड़ी मिली है, और टीम को यह यकीन है कि हर सीट पर इसी तरह की गड़बड़ी की गई है। इसी का खुलासा 5 अगस्त को बेंगलुरु में राहुल गांधी करने वाले हैं। राहुल गांधी का दावा है कि प्रदेश भर के कई निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अचानक और संदिग्ध रूप से नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की सूचना दी, जबकि लंबे समय से मतदाता रहे लोगों के नाम बिना किसी कारण से हटाए जा रहे थे। अब इन निष्कर्षों और सबूतों के आधार पर राहुल गांधी ने बेंगलुरु का दौरा करने और एक मजबूत आंदोलन शुरू करने का फैसला कर लिया।
अब आने वाले 5 अगस्त को राहुल गांधी बेंगलुरु जाने वाले हैं और इसको लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। Rahul Gandhi has got evidence. So, yes, he is coming here to protest and to meet the election commissioner of Karnataka. राहुल गांधी ने जिस बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट को वोटर लिस्ट जांच के लिए अपना टेस्टेड ग्राउंड बनाया है, वो 2024 से पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इसे ऐसे समझते हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में यह सीट पहली बार अस्तित्व में आई। 2009 से अब तक एक बार उपचुनाव मिलाकर 5 बार चुनाव हुए। 2009 के पहले चुनाव में इस सीट से जेडीएस के मौजूदा चेयरपर्सन और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी ने जीत दर्ज की। इसके बाद आया 2013 उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के डीके सुरेश को 1,37,007 वोटों से जीत मिली। कांग्रेस का खाता खुला। फिर 2014 कांग्रेस के डीके सुरेश ने 2,31,480 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। 2019 2,06,870 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशियों को हराकर लगातार तीसरी बार डीके सुरेश सांसद बने। लेकिन 2024 में कांग्रेस के डीके सुरेश 2,69,000 वोटों से बीजेपी के सीएन मंजुनाथ से चुनाव हार गए। यानी इस सीट पर पहली बार बीजेपी का तब खाता खुला। और अब इसी लोकसभा सीट के वोटर लिस्ट की पड़ताल की जांच राहुल गांधी कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक बड़ा वो खुलासा करेंगे। अब इस बीच लगातार राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव 2024 को कुल 10 चुनावी याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन इनमें से एक भी कांग्रेस के चुनाव हारने वाले कैंडिडेट की तरफ से नहीं दायर की गई थी शिकायत की। इसी ने कहा कि कांग्रेस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत शिकायत कर सकती थी, लेकिन डीएम या सीईओ के पास एक भी अपील दायर नहीं हुई। आयोग हैरान है कि इस तरह के निराधार और धमकी भरे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, और वो भी अब। इसके अलावा भी चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों पर कई बातें कही। क्या कहा सुनिए कि राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग कहता है कि 2025 को ईसीआई ने बाकायदा उनको एक मेल भेजा कि आप आइए, लेकिन वो नहीं आते हैं। राहुल को ईसीआई ने 12 जून 2025 को पत्र भेजा, पत्र का जवाब राहुल देते नहीं हैं। राहुल ने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा है। यह बहुत अजीब है कि राहुल गांधी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अब तो राहुल ने ईसी और उसके कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया है, जो कि निंदनीय है। ईसीआई ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है। ईसीआई अपने कर्मचारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना जारी रखने के लिए हमेशा से कहता आया है। यह सफाई जो है ईसी ने दी, या फिर यूं कहें कि एक तरीके से जवाब ईसी ने दिया। अब चुनाव आयोग के बीच जारी घमासान के बाद रुक करते हैं अगली स्टोरी का। वो है उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी। संसद के मॉनसून सत्र के बीच चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में लगा है। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कई चरणों में होने वाले इस चुनाव के लिए आयोग ने आज शेड्यूल जारी कर दिया, तारीखें जारी कर दी। जारी शेड्यूल के मुताबिक चुनाव आयोग 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। 21 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे। 22 अगस्त को सभी दाखिल नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी। 25 अगस्त को कैंडिडेट द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। उसी दिन मतगणना होगी और नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। समय होगा सुबह 10 से 5 बजे तक। और इस चुनाव में आपको बता दें, राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सदस्यों के अलावा लोकसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाता है। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था।
जबकि उनके कार्यकाल की समाप्ति में अभी 2 साल से ज्यादा वक्त था। धनखड़ ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 2 साल के भीतर इस्तीफा दिया था। बावजूद इसके अगले उपराष्ट्रपति को पूरा 5 साल का कार्यकाल मिलेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 चरणों में होता है। स्टेप्स कौन से होते हैं वो आपको बताते हैं। पहले चरण में निर्वाचक मंडल का गठन होता है। निर्वाचक मंडल ही उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित नामित जो सदस्य होते हैं वो पैनलिस्ट होते हैं। इस चरण में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है। अधिसूचना में नामांकन, मतदान और परिणाम तक की तारीखें होती हैं। फिर आता है स्टेप 3। इसमें नामांकन की प्रक्रिया होती है। जो उम्मीदवार होंगे जरूरी प्रस्तावक, समर्थक, सांसदों के हस्ताक्षर, नामांकन पत्र, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पेश करना जरूरी होता है। और नामांकन के लिए 20 सांसदों का समर्थन कम से कम जरूरी होता है। चौथे चरण में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार सांसदों के बीच अपना प्रचार करता है। उम्मीदवार और उनके समर्थक दल में प्रचार वाले शामिल होते हैं। 5वें चरण में मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है और छठे स्टेप में मतों की गिनती होती है और जो परिणाम है वो जारी कर दिए जाते हैं। तो कुल मिला के ये स्टेप्स होते हैं। तो मौजूदा समय में लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों की प्रभावी सदस्य संख्या जो है वो 782 है। इस चुनाव में जीत का फैसला साधारण बहुमत से हो जाता है, 50+। यानी जीत के लिए कुल जो वैध मत होते हैं वो 50% से ज्यादा होने चाहिए। इस तरह जीतने वाले उम्मीदवार को 392 मतों की आवश्यकता होती है, बशर्ते सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, सभी वहां पर हों और मत करें। अब बात करते हैं एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर बहुत आश्वस्त है। इसे समझने के लिए आपको संसद के दोनों सदनों की एक स्थिति बताते हैं। आप समझ पाएंगे कि एनडीए कॉन्फिडेंट क्यों है। दरअसल इस वक्त कुल लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के बशीरहाट की एक सीट खाली है, रिक्त है, तो हो गए टोटल 542, 542। एनडीए के पास 293 और इंडिया गठबंधन के पास है 234। मेजोरिटी है एनडीए के पास। राज्यसभा में 240 सदस्यों की प्रभावी संख्या में एनडीए को 130 है। इंडिया गठबंधन को 79 सदस्यों का समर्थन हासिल है। कुल मिलाकर एनडीए के पास 423 टोटल बैठता है और 313 सांसदों का समर्थन है। बाकी सदस्य किसी भी खेमे से जुड़े नहीं हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग गुप्त होती है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना भी रहती है कि क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि अनुपातिक प्रणाली के अनुसार होता है। इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवारों के नाम के सामने अपनी प्राथमिकताएं लिखनी होती हैं। मतलब किस तरीके से लिखना होता है वो हम आपको बताते हैं। जब वो आता है सांसद के सामने, राज्यसभा सांसद के सामने, उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल सांसद जो लोकसभा का है और राज्यसभा का सांसद निर्वाचित वही जो है इसका चुनाव करते हैं। इसके लिए संसद सदस्य जो बैलेट पेपर होता है उससे वोटिंग करते हैं और अपनी प्राथमिकताएं लिखते हैं, यानी कि 1, 2, 3 क्रमांक क्या है। इस चुनाव में रैंकिंग आधारित वोटिंग होती है। सांसद अपनी प्राथमिकता अनुसार उम्मीदवारों को रैंक देते हैं। किसी को बहुमत ना मिले तो फिर वोटिंग दोबारा भी होती है या फिर दोबारा करवाई जा सकती है या दोबारा वोटिंग गिनी जा सकती है। ये भी प्रोविजन रखे जाते हैं। चुनाव की निगरानी चुनाव आयोग करता है और चुनाव में किसी गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। अब जैसे अलग अलग चुनाव होते हैं ना, अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है, योग्यता होती है, वैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी संविधान में जो है जरूरी क्वालिफिकेशन लिखी गई है। अब वो क्वालिफिकेशन है क्या जिससे कोई उपराष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए एक तो भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है, साथ ही उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो। 35 साल से कम उम्र का व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। राज्यसभा सदस्य बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो राज्यसभा सदस्य बनने के मानक है उस पर वो खरा उतरना चाहिए। वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी राज्य या केंद्र सरकार के अधीन लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए, जैसे किसी सरकारी नौकरी में ना हो। लेकिन अपवाद के तौर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री को लाभप्रद नहीं माना जाता है।
वहीं आयोग की तैयारियों के बीच बीजेपी की कोशिश है कि किसी अन्य सहयोगी दल का उम्मीदवार बनाने की बजाय अपने उम्मीदवार का नाम पहले से ही वो तय कर ले, उसके नाम पर सहयोगी दलों को वो सहमत कर ले। आंकड़ों के अनुसार एनडीए के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है क्योंकि बहुमत उनके पास है, लेकिन विपक्ष एनडीए को वॉकआउट देगा नहीं। अब सूत्र ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष अपना एक साझा उम्मीदवार, एक तगड़ा उम्मीदवार उतारेगा। इसकी वजह यह है कि विपक्ष किसी भी हाल में मौजूदा सरकार के सामने कमतर नहीं दिखना चाहता। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी नाम का फैसला किसी तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया गठबंधन से जुड़े विपक्षी दल मिलकर 16 अगस्त तक एक उम्मीदवार के नाम पर सहमति बना लेंगे। तो फिलहाल